हम लोग नर्वस ट्रांसमिशन देखने वाले हैं। नर्वस ट्रांसमिशन थ्रू द न्यूरोनल साइनेप्स। कहने का मतलब है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है वो न्यूरोनल साइनेप्स है। न्यूरोनल साइनेप्स को क्या इसमें स्ट्रक्चर्स हैं क्या नहीं है ये हम लोग पिछले क्लास में देख कर गए थे। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, ट्रांसमिशन कैसे होगा, यानी एक न्यूरॉन मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, साइनेप्स के पहले वाले न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कैसे जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा। तो उसके लिए है क्या, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है जिसका कि आप एक्सॉन टर्मिनल यहां पे देख रहे हैं, है ना, उसके लास्ट पोर्शन तक डिपोलराइजेशन को पहुंचना चाहिए, है ना। और डिपोलराइजेशन मतलब क्या, डिपोलराइजेशन मतलब नहीं, डिपोलराइजेशन मतलब सेंसेशन, इंफॉर्मेशन। आखिर एक न्यूरॉन पे एक्सॉन के लेंथ पे इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे कर रहा था, डिपोलराइजेशन के थ्रू। जहां जहां डिपोलराइजेशन जा रहा है वहां वहां इंफॉर्मेशन पहुंच रहा था। एक्सॉन के इनर मेम्ब्रेन पे, मतलब एक्सोनल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे ये डिपोलराइजेशन कैसे बढ़ रहा था, फ्रॉम साइटोन टुवर्ड्स एंड प्लेट जा रहा था ना। इसलिए एक्सॉन से आगे की तरफ नर्वस ट्रांसमिशन जा रहा होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा कहां, लास्ट पॉइंट तक। लास्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद चूंकि यहां पर अब डिपोलराइजेशन आ चुका लास्ट पॉइंट पे, इसलिए होगा क्या, इसके अंदर ये जो साइनेप्टिक नॉब देख रहे हैं, इस साइनेप्टिक नॉब में एक चेंज आएगा और इसके अंदर का कैल्शियम आयन बाहर की ओर निकल आएगा। इसको कहते हैं कैल्शियम इफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना और एफ्लक्स मतलब बाहर जाना। इसमें पहला स्टेप होगा ड्यू टू डीपोलराइजेशन, रीचिंग द एक्सॉन टर्मिनल, calcium ions from the axon knob या प्री साइनेप्टिक नॉब come out into the synapse, इस ओपन एरिया में आ जाते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा, ये जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स देख रहे हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स को, इनको मेम्ब्रेन के साथ यानी एक्सॉन नॉब जो है उसके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने में मदद करेगा। और जैसे ही फ्यूजन होगा उसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। यहां आप देख रहे हैं यही होगा। दिस हेल्प्स द फ्यूजन of pre-synaptic vesicles with the membrane of
axon knob. As a result, the ACH यानी एसिटाइल कोलिन, जो कि द न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे इस साइनेप्स में, यानी ओपन एरिया में. The neurotransmitters would come into the synapse and bind with their receptors, और अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा. जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, आगे वाले न्यूरॉन यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक चेंज नोटिस होगा, उसमें एक चेंज इंड्यूस होगा, और इस चेंज इंडक्शन के वजह से उसका एक्सॉन के ऊपर का सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा. सोडियम चैनल ओपन होगा तो फिर से डिपोलराइजेशन होगा एंड द प्रोसेस वुड गो ऑन. समझ गए? तो यहां क्या हुआ, रिसेप्टर से बाइंडिंग हुई, दिस ट्रिगर्स द रिलीज, या रिलीज क्यों कहें, दिस ट्रिगर्स द ओपनिंग of sodium channel on the या of the post synaptic neurons axon and the depolarization initiates. So the nervous transmission proceeds. This is the process by which it will happen. अगले चैप्टर की ओर चले. Okay. Next chapter is chemical control and कोऑर्डिनेशन. और इसको लेना देना है हॉर्मोन्स से. ये जो केमिकल सिग्नल्स हैं, दीज ऑल केमिकल सिग्नल्स आर हॉर्मोन्स. द केमिकल सिग्नल्स working in human body are hormones released from the glands called endocrine gland, are released into the blood. इन्हें ब्लड में रिलीज किया जाता है
they are secreted in a very small amount, बहुत ही कम मात्रा में रिलीज किया जाता है, नियरली इन माइक्रोग्राम म्यू जी टू एन जी यानी नैनोग्राम स्केल। माइक्रोग्राम हो गया 10⁻⁻⁶ ग्राम के रेंज से लेके नैनोग्राम हो गया 10⁻⁹ ग्राम के रेंज में। तो सोच सकते हैं कितना कम मात्रा इनका रिलीज होता है, समझ गए। तो इनको डिटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत ही एडवांस्ड मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और यूजुअली हम लोग इसको मेजर करते हैं एलाइजा मेथड से। जितने भी हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स को हम लोग मेजर करने के लिए कुछ मेथड डेवलप किए हैं, कलेक्टिवली उन मेथड्स को एलाइजा कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये एक एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन है जिसके मदद से हम लोग हार्मोन एनालिसिस करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। अब देखिए, हम लोग इसको जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, या रादर यहीं पे हम लोग कर सकते हैं, जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको ना दो भाग में बांटते हैं। दरअसल है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन्हें कह रहे हैं जो कि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स भी होते हैं और कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 डालते हैं, बात नहीं कीजिए, इसको पॉइंट नंबर 2 में डालते हैं, द हार्मोन secreting structures can be divided into two groups। दो ग्रुप में बांटते हैं। एक हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक हिस्सा हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होगा ऑर्गन्स एक्टिंग एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी इनके आपको बहुत सारे जगहों पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो हम लोग हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक डेडिकेटेड ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कर रहे हैं, दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कोई और काम, कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी में है, लेकिन एंडोक्राइन फंक्शन इन एडिशन उन्हें मिला हुआ है। और इसका एग्जाम्पल आपको अब तक दो ऑर्गन में मिल चुका है, एक किडनी में और एक हार्ट में। याद कीजिए, किडनी के द्वारा जो जेजी एपरेटस था, जेजी सेल्स जहां पे थे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, कोई बताएगा जेजी सेल्स कहां के एरिया के सेल्स कहलाते हैं? किसी को याद है? नहीं याद है। कॉर्टेक्स रीजन में, पीसीटी नहीं, डीसीटी के नजदीक से जब एफरेंट आर्टेरियोल गुजर रहा होता है तो वो एडजेसेंट एरिया एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं और वहीं से रेनिन रिलीज होता है। वो है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, एक वो, और एक हार्ट के एट्रियल रीजन से एक इनहिबिटर फॉर द रेनिन एंजियोटेंसिन नेटवर्क निकलता था और उसका नाम था एएनएफ,
एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। तो ऑलरेडी हम लोग ऐसे दो स्ट्रक्चर्स, ऐसे दो ऑर्गन्स देख चुके हैं जो परफॉर्म कुछ और करने के लिए बने हैं, बॉडी में कोई और डेडिकेटेड फंक्शन है उसका। इन एडिशन टू दैट दे आर एक्टिंग एज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स एज वेल। ठीक है, तो इसीलिए उन कैटेगरी के ऑर्गन्स को इसमें हम लोग रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया होगा। जल्दी से लिखिए, याद रहेगा। देखिए अब लोग बढ़ते हैं यहां पे एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स एज ग्लैंड्स। ये एक फ्रेम है ह्यूमन बॉडी का। क्या हुआ? ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओह, कलर चेंज कर देते हैं। ये क्रेनियम याद ही होगा, अभी कुछ दिन पहले ऑर्थोपेडिक आप लोग पढ़े। क्रेनियम स्कल का ऊपरी हिस्सा जिसमें ब्रेन रहता है, और यहां कहीं हाइपोथैलेमस है। सो दिस इज द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट वी कंसिडर। नेक्स्ट यहां पे पिट्यूटरी है जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है एक स्टॉक के द्वारा। इसे हम लोग सीरियल नंबर 2 मानते हैं। थैलेमस के सामने समवेयर हियर थैलेमस होगा, थैलेमस के सामने इस साइड कहीं होगा पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। ये हो जाएगा सीरियल नंबर 3। ठीक है, तो देखिए 3 ग्लैंड्स हम देख रहे हैं और तीनों ग्लैंड रिलेटेड टू हेड। ठीक है, हेड रीजन में मिल रहा है। इसके बाद आप नीचे की ओर उतरेंगे, यहां पे है वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड के दोनों साइड आपको मिलेगा ग्लैंड थायराइड। ये हो गया सीरियल नंबर 4। ठीक, सीरियल नंबर 4। और थायराइड ग्लैंड पे ही एक एक थायराइड ग्लैंड पे एक एक थायराइड ग्लैंड पे दो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स रहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये हो गया सीरियल नंबर 5। लेफ्ट साइड इस तरफ होगा, इधर समवेयर हार्ट होगा। हार्ट के डोर्सल रीजन पे एक ग्लैंड रहता है, इसको कहते हैं थाइमस। ये है हार्ट, हार्ट के डोर्सल रीजन पे ग्लैंड है थाइमस। इसे हम लोग सीरियल नंबर 6 देते हैं। इस साइड एब्डोमेन में पैनक्रियास होगा, और पैनक्रियास का आइलेट्स ये है सीरियल नंबर 7। ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद इधर किडनी होंगे,
किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है एड्रिनल ग्लैंड। इसे सीरियल नंबर 8 देंगे। फीमेल में इस तरफ एब्डोमिनल रीजन में थोड़ा और ऊपर ही ओवरीज होंगे। ये फीमेल गॉनेड्स हैं। और मेल में स्क्रोटम सैक, इसमें मेल गॉनेड टेस्टिस होगा। तो ओवरीज को हम लोग सीरियल नंबर 9 ए कर दें और टेस्टिस को सीरियल नंबर 9 बी कर दें। ये दोनों हैं गॉनेड्स। These are the positions of different endocrine glands in the human body. फिगर मेरे समझ से इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है सारे ग्लैंड्स को उनके पोजीशन के साथ याद रखने का। फिगर पोजीशन बेस्ड names of endocrine glands in the human body. Position based names of the endocrine glands in the human body. पूरा कर लीजिए, लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। अब है स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स acting as endocrine structures। और इनमें है इंटेस्टाइन, ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक। तो ये दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं, लिखते रहिएगा। फिर है किडनी एंड हार्ट। So these are 4 important structures that are not intended to do endocrine gland like function, but they have endocrine capacity. ठीक है, ये 4 हैं जो नॉन एंडोक्राइन ऑर्गेन्स हैं लेकिन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस बताने की जरूरत नहीं, है पार्ट ऑफ ब्रेन है, फोर ब्रेन। इट हैज न्यूरोसिक्रिटरी न्यूरॉन्स, यानी ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सिंथेसिस भी करते हैं मटेरियल्स का और उनका सिक्रीशन भी करते हैं। तो न्यूरोसिक्रिटरी न्यूरॉन से बने हुए होते हैं इनके बहुत सारे हिस्से, और ये करते क्या हैं? 10 is able to synthesis and secrete hormones।
अब देखिए, ये डायरेक्ट परव्यू में नहीं आता, ये जो भी काम करता है थ्रू थ्रू पिट्यूटरी। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल्स द पिट्यूटरी फॉर इट्स एक्शन, और पिट्यूटरी पूरे बॉडी के जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनका कंट्रोल सिस्टम उसके पास है, और पिट्यूटरी का कंट्रोल सिस्टम हाइपोथैलेमस के पास है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। बॉडी का मास्टर ग्लैंड हो गया पिट्यूटरी, और उसका कंट्रोल है हाइपोथैलेमस के पास, इसीलिए हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। समझ गए? तो यहां हम लोग क्या कह रहे हैं, हैज, लिखते भी चलिएगा, हैज न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स, thus is able to synthesis and secrete hormones. It works, ये काम करता है, it works through another endocrine gland, और जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू काम कैसे करता है, फिर दो पर्पस है, यानी दो मेथड है जिसके थ्रू ये काम करता है। मेथड ऑफ वर्किंग थ्रू पिट्यूटरी। पहला मेथड है यूज ऑफ ए पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम क्या हो गया, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते समय ये देखे थे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में एक होता है, जब फ्रेश ब्लड का सर्कुलेशन किसी ऑर्गन की तरफ होता है तो वो आर्टरी के थ्रू आता है। लौटने वाला ब्लड किससे जाएगा, वेन से, ठीक है। वेन से लौटते हुए वेनस ब्लड अगर दोबारा किसी ऑर्गन को सप्लाई देने के लिए जाए और फिर लौटकर हार्ट के तरफ आए, तो ये जो नेटवर्क है इसको पोर्टल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। पोर्टल नेटवर्क क्या हो गया कि आर्टरी से किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई गया, ध्यान दीजिएगा, आर्टरी से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई गया, उसके बाद जब ऑर्गन में से ब्लड लौट रहा है थ्रू वेन लौटेगा, लौटते हुए वेन का ब्लड दोबारा अगर किसी ऑर्गन को सप्लाई जाता है और फिर उससे किसी दूसरे वेन के द्वारा लौटकर हार्ट में वापस जाता है, तो वेन जब किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने लगता है और लौटकर वेन के थ्रू ब्लड आता है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम क्या हो गया, इट इज ए सप्लाई ऑफ ब्लड टू एन ऑर्गन थ्रू ए वेन। ये पोर्टल सिस्टम है। किसके थ्रू जाना चाहिए, आर्टरी के थ्रू, पर आर्टरी के जगह पे वेन ब्लड सप्लाई दे रहा है। तो इसमें होता क्या है, ब्लड कमिंग टू द hypothalamus when returned through a vein supply blood to the anterior portion of pituitary, pituitary,
thus hormones of hypothalamus come out into pituitary and through pituitary then the appropriate hormones come into action. बात समझ में आई कि जो ब्लड सप्लाई हुआ हाइपोथैलेमस को वो लौटते वक्त पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन से होते हुए जाता है. इसके वजह से क्या होगा, जो हार्मोन ये क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस से रिलीज किए उस रिटर्निंग ब्लड में, वो कहां चलाएगा, पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन में. इस तरह से पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन को हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन द्वारा कंट्रोल कर रहा है. और जब ये हार्मोन पिट्यूटरी में पहुंचेंगे तब पिट्यूटरी एप्रोप्रिएट हार्मोन रिलीज करेगा दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए. बात समझ में आई. तो ये काम किसके मदद से कर पा रहा है, तो ये देखिए पोर्टल सिस्टम, यही है पोर्टल सिस्टम का यूज हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी के साथ. याद रखने वाली बात है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ऐसा काम होगा. इसमें एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस जोड़ेंगे, मोस्ट हॉर्मोन्स ऑफ hypothalamus reaching pituitary by this mechanism are stimulating type, यानी कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा अप्रोप्रिएट हार्मोन रिलीज करने के लिए. तो ये हार्मोन्स निकलेंगे हाइपोथैलेमस से, पोर्टल सिस्टम द्वारा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी में पहुंचेगा और इसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी अप्रोप्रिएट ये हार्मोन रिलीज करेगा दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने. समझ में आया. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इट यूजेस. अगेन इसके न्यूरॉन अगर हार्मोन सिंथेसाइजिंग नहीं होंगे ये काम कैसे करता. इसलिए इसका प्रूफ है कि पिट्यूटरी का सेल, पिट्यूटरी के न्यूरॉन्स न्यूरोसेक्रेटरी है. ठीक. बोलिए. अब इस टाइप में कुछ एग्जांपल, GnRH, TRH एटसेट्रा. GnRH हो गया गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन. TRH थायरोट्रोपिन रिलीज हार्मोन. ठीक है. अब देखिए GnRH क्या करते हैं, acts on
एंटीरियर पिट्यूटरी टू secrete LH and FSH. LH हो गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, और FSH हो गया फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। यानी GnRH के प्रभाव से LH और FSH रिलीज होंगे। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा, LH और FSH को गोनेडोट्रोपिन भी कहा जाता है, आर ऑल्सो नोन एज गोनेडोट्रोपिन्स। अब TRH थायरोट्रोपिन ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन एंटेरियर एंटी फॉर एंटेरियर पिट्यूटरी टू सिक्रेट TSH यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। ये हो गया दो। इसमें एक और है, सोमैटोस्टैटिन। ये इंपॉर्टेंस रखता है। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट में काम करता है। तो ग्रोथ हार्मोन लॉन्ग बोन्स की लंबाई बढ़ाता है, ये उसके इनहिबिटर की तरह काम करेगा। जब ये एक्शन में आएगा, ग्रोथ हार्मोन काम करना बंद कर देगा। तो सोमैटोस्टैटिन एक्ट्स अगेंस्ट GH यानी ग्रोथ हार्मोन acts against growth hormone which is stopped to secrete from anterior pituitary। तो सोमैटोस्टैटिन यहां से निकलता है जो ग्रोथ हार्मोन का स्टॉपेज करता है। हो गया? ये पहला मेथड था पोर्टल सिस्टम के थ्रू, और इनसे इन हार्मोन्स का एक्शन हम लोग मोस्ट ऑफन देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो अगर पूछे यहां से हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो पोर्टल सिस्टम से आते हैं, याद रखिएगा तीन हम लोग देखे हैं, बुक में भी तीन दिया हुआ है, सोमैटोस्टैटिन, फिर TRH और एक GnRH। ओके, सेकेंड मेथड है बाय डायरेक्टली secreting hormones and storing them in posterior pituitary। दूसरा मेथड है खुद बनाया और स्टोर हाउस की तरह यूज कर रहा है posterior pituitary को। anterior pituitary is guided by the hypothalamus through
पोर्टल सिस्टम, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम का सहारा नहीं लेता, डायरेक्ट जाके वो डंप हाउस है, या ऐसे कर सकते हैं स्टोर हाउस है. हॉर्मोन्स फ्रॉम हियर वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. तो कहलाते ये दोनों किसके? पिट्यूटरी हार्मोन. लेकिन इनका ओरिजिन कहां से है? हाइपोथैलेमस. तो एक तरह से हाइब्रिड मॉडल है, बन रहा है हाइपोथैलेमस में, जमा हो रहा है पिट्यूटरी में, सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से. तो वैसोप्रेसिन का एक्शन आप लोग जानते ही हैं, पढ़े हैं इन डेप्थ. कहां पे एक्शन है, या इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन का कितनी पढ़ते समय पढ़े? रेगुलेशन में. ऑल्सो नोन एज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ऐसा काम क्या है? इट फोर्सफुली reabsorbs water from DCT and collecting duct, so concentrates urine and prevents dehydration. एक्सेस वाटर लॉस को रोकता है. और दूसरा ऑक्सीटोसिन in females it induces smooth muscle contraction at uterus during childbirth. At mammary glands for ejection of milk. In females it induces emotion of bonding. In males it induces a sort of relaxation and happiness. तो मेल में फीमेल में डिफरेंट एक्शंस हैं, पर फंक्शनल दोनों में होते हैं. सो दिस इज हाउ वैसोप्रेसिन दोनों के लिए है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, पर इनके डिस्टिंक्शन होते हैं. तो इन्हें हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की तरह, लेकिन है दरअसल हाइपोथैलेमस के हार्मोन.